सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में। जो विषय में चर्चा की गई थी उस संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे। और जितने भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन से संबंधित कौन अधिशेष होगा, इससे संबंधित जितनी भी जो समस्याएं थी उसका निस्तारण आज इस वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा। आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अंत तक देखने पर किसी भी प्रकार की समस्या अपने पास नहीं रहेगी। तो सब इससे संबंधित वीडियो अन्य भी बने हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप इसको पूरा देखें। दोस्तों, सबसे नीचे देखते हैं तो चलते हैं इससे संबंधित कि शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कुल 35,794 शिक्षक या कार्मिक विभिन्न कारणों जैसे विद्यालय क्रमोन्नति दोस्तों, और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में रूपांतरण होने पर, पदों की स्वीकृति अथवा रिक्त नहीं होने की स्थिति में, या काउंसलिंग द्वारा दोहरा पदस्थापन होने पर, या विद्यालय में पद टूटने से या संकाय परिवर्तन से, या स्थानांतरण या समायोजन आदेशों तथा न्यायिक स्थगन आदेशों की पालना आदि मुख्य कारणों से अधिशेष प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये सभी के सभी जो कारण हैं दोस्तों अधिशेष प्रदर्शित होने के, क्या कौन कौन से अधिशेष प्रदर्शित होंगे। उसके बाद में जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, उक्त अधिशेष शिक्षकों के समायोजन हेतु शासन से अनुमोदन उपरांत दिनांक 6/9/24 को समायोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार दिनांक 12/9/24 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। तत्पश्चात वर्तमान में वापस 14/11/2000 को अधिशेष समायोजन किए जाने के निर्देश किए गए हैं। उसके जो कार्यक्रम है दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना, वो 25 तक पदवार सूची तैयार करनी है, 25/11/2024 तक। और उसके बाद में यहाँ पर अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों के बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना, ये 28/11/24 तक सूची तैयार करनी है। उसके बाद ये सूची है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 28/11 तक सुपुर्द करनी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए तथा प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार करना, ये 2/12/24 तक है। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पद स्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना, यानी जो रिक्त पद स्थापन है, कहाँ पद स्थापन होना, उस सहित सूची है वो 4/12/2024 तक तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक टाइम फ्रेमवर्क दे रखा है जिसमें क्या क्या ये सभी कार्य करने हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंधी जो FAQ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रहेगी। इसको अपन अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हिंदी, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी माध्यम में क्रमोन्नत विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में IFMS व शाला दर्पण पर पद स्वीकृत कर दिए गए हैं तथा कुछ विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। दोनों स्थिति अभी तक है। जारी निर्देश सेकंड में जो निर्देश जारी किए थे इसमें स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिंदु संख्या 7 आरंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों का मानदंड अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। ऐसी स्थिति में यदि शासन के पत्रांक 30/4/2015 जो कि पहले जारी हुआ था की पालना में कार्रवाई की जाती है तो पद स्वीकृत में भिन्नता आ रही है। वर्तमान में विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद हैं तथा अध्यापक लेवल 2 के अंग्रेजी, गणित और विज्ञान एवं अध्यापक लेवल 1 में 2 पद स्वीकृत हैं, जो कि अभी दोस्तों सीनियर स्कूलें चल रही हैं उसके बारे में ये बता रखा है। तथा शासन के पत्रांक 30/4/15 की पालना के मापदंड अनुसार कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कला संकाय संचालित है वहाँ वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद स्वीकृत करना कहा गया है तथा अध्यापक लेवल 2 व 3 के 3 पद हैं के पद स्वीकृत होंगे। ऐसी स्थिति में समकक्ष विद्यालयों में विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो पुराने विद्यालय हैं उसमें वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद हैं और लेवल 2 के 3 पद हैं और लेवल 1 के 2 पद स्वीकृत हैं, जबकि 30/4 ये 2015 में जो आदेश आया था उसके अनुसार 1 से 12 तक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापकों के 3 ही पद स्वीकृत करने का उसमें आदेश है। और
लेवल 2 के 3 पद हैं और तो इसमें ये विरोधाभास की स्थिति हो रही है। उसका क्या निराकरण है, तो ये निराकरण उसका यहाँ पर दिया गया है, वो निराकरण अपन देखते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालय में पदों के निर्धारण हेतु शासन के दिशा निर्देश पत्र दिनांक 30/4/15 के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की समीक्षा तथा पदों का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाना है। अर्थात दोस्तों साथियों, जो पद निर्धारित कर रखे हैं उन्हीं पर अपने को अधिशेष शिक्षकों का आकलन करना है, न कि ये 30/4/2015 के अनुसार अपने को पद निर्धारण करना है, क्योंकि ये पद निर्धारण या पुनर्निर्धारण का विषय नहीं है, ये अधिशेष शिक्षकों का देखने का विषय है। तो अधिशेष शिक्षकों की पहचान एवं समायोजन की कार्रवाई की जानी है। स्वीकृत पदों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन कम या अधिक का या विषय परिवर्तन नहीं करना है। अर्थात जो पद स्वीकृत हैं उसमें किसी प्रकार को अपने को छेड़खानी नहीं करनी है। जो स्वीकृत हैं वो स्वीकृत रहेंगे, वो चाहे किसी आदेश के अनुसार हो। पुरानी स्कूल में जितने स्वीकृत हैं वो उतने ही रहेंगे, और जैसे कहीं 6 वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं तो 6 ही रहेंगे। 6 पद स्वीकृत हैं, 6 कार्यरत कर रहे हैं तो उनमें कोई अधिशेष नहीं होगा। तो ये 30/4/15 का उनमें आदेश है, वो पद स्वीकृत किसी भी विद्यालय में पद स्वीकृत में नहीं अपने को अप्लाई करना है। और दूसरा ये जो 30/4/15 का है वो नवक्रमोन्नत विद्यालय में देखना है। तो नवक्रमोन्नत विद्यालय जहाँ न्यूनतम पद 30/4/15 के अनुसार स्वीकृत होने शेष हैं, केवल वही पद स्वीकृत ना होने के बावजूद उन्हें स्वीकृत मानते हुए अधिशेष पहचान व समायोजन किया जाना है। तो ये जो 30/4/15 का जो आदेश है वो नवक्रमोन्नत विद्यालय जो कि अपने को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए हैं, वहाँ पर ये नियम लागू करना है। और उनके अनुसार स्वीकृत होने शेष हैं, पद अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं सरकार की तरफ से, केवल वही पद स्वीकृत नहीं हुए हैं उनमें ही ये नियम लागू करना है। और उनको अपने को नियमानुसार स्वीकृत मानते करते हुए, और फिर भी अगर कोई अधिशेष होता है तो उसका समायोजन करना है। तो फिर नोट में देखो दोस्तों क्या लिखा, यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों से पद स्थापित है तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय या पद से आरित किया जा रहा है, इसके अलावा किसी को अधिशेष नहीं माना जाएगा। यानी जो वेतन व्यवस्था के तहत अन्य विद्यालय से अपन जो वेतन किसी का बना रहे हैं तो वो अधिशेष होगा। और उसके अलावा अगर कोई किसी शिक्षक का पद विरुद्ध कोई लगा हुआ है, जैसे L1 पे है, L2 का लगा हुआ है, या कोई वरिष्ठ अध्यापक के कोई व्याख्याता लगा हुआ है और सक्षम आदेश के तहत लगा हुआ है, तो वो शिक्षक अधिशेष नहीं होगा। ये बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण बात हैं दोस्तों, इसलिए ये क्लियर कर लो आप चीज़ें कि वो अधिशेष शिक्षक वही होंगे जो पद विरुद्ध लगे हैं, सक्षम अधिकारी के आदेश से लगे हैं तो वो अधिशेष नहीं होंगे। और जिनकी वेतन व्यवस्था हो रही है वो सारे अधिशेष होंगे, क्योंकि वो नवक्रमोन्नत विद्यालय हैं जिनमें जिनका वहाँ पर पद स्वीकृत नहीं है और उनकी वेतन व्यवस्था हो रही है। इसलिए ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि जो 30/4/15 का जो नियम दे रखे हैं वो सिर्फ नवक्रमोन्नत विद्यालयों पर ही अपने को लागू करने हैं, और उसमें ही देखना है कि कौन अधिशेष है कौन अधिशेष नहीं है। और जो पद विरुद्ध लगे हैं वो भी अधिशेष नहीं होंगे अगर सक्षम अधिकारी के आदेश से लगे हुए हैं, और जो वेतन व्यवस्था हो रही है वो सारे यहाँ पर अधिशेष होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा डाउट है, वो क्लियर हो गया इससे। उसके बाद में जैसे ही अपन आगे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो प्रश्न नंबर दूसरा है, जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जिन विद्यालयों में कक्षा 9 अंग्रेजी माध्यम में है उन विद्यालयों में पूर्व कार्यरत प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापक जो कि चयनित नहीं है को अधिशेष दर्शाया जाए अथवा नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब तक चयनित कार्मिक नहीं आए तब तक वो यथावत कार्य करते रहेंगे, जब तक चयनित नहीं आए। तो बिंदु संख्या सेकंड फर्स्ट में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 14 यहाँ पर 6/2019 के अनुसार जारी किए गए थे। उसके अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षक व कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जाए। यानी वो अधिशेष तभी होंगे जब वो कोई दूसरे अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षक हैं वहाँ पर चयनित होकर आ जाएं, तब तक वो अधिशेष नहीं माने जाएंगे। जब तक नहीं आते हैं अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक चयनित होकर, तो ये प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापक भी ये अधिशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे दोस्तों। उसके बाद अधिशेष कार्मिकों के समायोजन करते समय यदि संबंधित विषय जैसे
अध्यापक लेवल 2 के बारे में चर्चा करें। हिंदी, सामाजिक विज्ञान व संस्कृत के कार्मिक अधिक हो जाएं एवं रिक्तियों की संख्या कम हो, चाहे उस ग्राम में या ब्लॉक और जिला लेवल पर रिक्तियों की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति में समायोजन का आधार क्या रखा जाए, ये स्थिति क्लियर नहीं है आदेशों में। क्या ऐसी स्थिति में अधिशेष कार्मिकों के माध्यमिक शिक्षा में आवश्यकता अनुसार समायोजन उपरांत 6D में चयनित कार्मिकों को आरंभिक शिक्षा को सपुर्द कर दिया जाए एवं पद स्थापन का तरीका क्या रखा जाए, काउंसलिंग रखा जाए या क्या रखा जाए। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि दिशा निर्देशों के दिनांक इतने 14/11/24 में सामान्य निर्देश थर्ड का बिंदु संख्या 3-4 के अनुसार कार्रवाई की जाए। यानी अध्यापक लेवल फर्स्ट व सेकंड में जिले व वरिष्ठ अध्यापक के मंडल में ही अधिशेष होने के उपरांत उस प्रकरण को निदेशालय में भिजवाया जाए। यानी जो लेवल 1 व 2 के अध्यापक हैं वो अगर जिले में और वरिष्ठ अध्यापक वो मंडल में ही अधिशेष हो जाएं तो उनको प्रकरण निदेशालय भेजना है। जैसे मान लो कि लेवल 1 और 2 के अध्यापक हैं, सबसे पहले ग्राम में और उसके बाद में ब्लॉक में और उसके बाद में जिले में उसको एडजस्टमेंट किया जाए रिक्तियों पर, और अगर फिर भी रिक्तियां नहीं हैं जिले में तो उस लेवल 1 व लेवल 2 के अध्यापक को है वो निदेशालय प्रकरण बना के भेजना है। और वरिष्ठ अध्यापक में मंडल लेवल पर अपन कहीं भी नियुक्ति दे सकते हैं, और मंडल लेवल पर अगर उसके लिए सीट रिक्त नहीं है उसी विषय की तो फिर वहाँ उनको निदेशालय भेजना है। और काउंसलिंग नहीं की जानी है दोस्तों, साफ लिखा है काउंसलिंग नहीं की जानी है, ये अपने डीओ और डीडी स्तर पर ही कार्य होने हैं। फिर बिंदु संख्या 3 में ये आदेशों में लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद, यानी उसी रिक्त पद पर और विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाए। जैसे मान लो माध्यमिक 1 से 12 तक के विद्यालय का कोई L1 का अधिशेष हो रहा है तो उसको 1 से 12 तक के विद्यालय में ही L1 L2 के पद पे या L2 का अगर अधिशेष हो रहा है तो L2 के पद पे उसी विषय पे, जैसे कोई विज्ञान का अध्यापक है L2 का अधिशेष हो रहा है तो विज्ञान की पद पर ही उसको समायोजन किया जाना। ऐसे नहीं कि विज्ञान के अध्यापक को अन्य किसी विषय के अध्यापक का पर समायोजन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर आरंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जाए। यानी आरंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगर पद रिक्त नहीं हो कहीं पर भी तो उसको आरंभिक शिक्षा के विभाग के विद्यालयों में कार्रवाई की जाए। जैसे कोई वरिष्ठ अध्यापक है जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगा हुआ है और अगर कहीं भी उसका पद नहीं है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य हेडमास्टर के रूप में या अन्य के रूप में समायोजन किया जा सकता है। बिंदु संख्या 4 में जिन अध्यापकों लेवल 1 व लेवल 2 की उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जाए। यानी 6(3) के तहत जिनकी कार्रवाई हो चुकी है पहले उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग में ले लिया गया है 6(3) के अंतर्गत, उनका तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगाना पड़ेगा। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें फिर आरंभिक शिक्षा विभाग में लगाना है दोस्तों। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सभी जहाँ जहाँ समस्या थी उनका निराकरण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। फिर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों कार्मिकों के ब्लॉक में रिक्त पदों के अनुपात में अधिशेष शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर ब्लॉक में समायोजन किस आधार पर या कार्यगण तिथि या विद्यालय में कार्यगण तिथि किया जाए। यानी अगर अधिशेष शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो जाए और जो रिक्त पद हैं वो कम हो तो फिर उनका किस प्रकार समायोजन हो जाए वो भी यहाँ पर दिख रखा है। तो उनका यदि कार्यगण तिथि समान है विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों को जो तो विद्यालय में अधिशेष कार्मिक में से जो ब्लॉक में कनिष्ठ होगा उसका समायोजन किया जाना और वही अधिशेष होगा। और अगर दूसरी सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर ब्लॉक में रिक्त पद कम है और अधिशेष कार्मिक ज़्यादा हैं तो कार्यग्रहण तिथि को आधार मानना है कि कार्यग्रहण तिथि कम किसकी है ज़्यादा किसकी है। अगर कार्यग्रहण तिथि भी समान है तो जिसकी सेवा अवधि कम हुई है उसको अधिशेष मानेंगे, और अगर सेवा अवधि भी आधार नहीं बनता है तो फिर नियुक्ति तिथि कार्यग्रहण तिथि समान होने पर फिर अधिक कम आयु वाला है
शिक्षक है वो ही अधिशेष माना जाएगा। तो ये 3 आधार रखे गए हैं, कार्य ग्रहण तिथि है, नियुक्ति तिथि है और आयु कम होना, शिक्षक की आयु कम होना, ये 3 आधार रखे गए हैं यहाँ पर। और उसी प्रकार महात्मा गांधी विद्यालय में क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी विद्यालय में कार्मिक अन्य जिलों में कार्यरत होने की स्थिति में एवं अधिशेष होने पर किस जिले में पदस्थापन किया जाए। ये तो अगर अन्य जिले में कार्यरत हैं और उस जिले में रिक्त पद नहीं है तो प्रकरण निदेशालय में भेजने होंगे। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो, अर्थात इनको हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद लगाया जाएगा अगर ये अधिशेष होते हैं। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक या कार्मिकों के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा, यानी चयनित शिक्षक और कार्मिक अगर उपलब्ध हैं वहाँ पर महात्मा गांधी में आने के लिए तो वहाँ पर फिर वो जो पहले से शिक्षक अचयनित लगे हुए हैं उनको हिंदी माध्यम विद्यालय में लगाना, उसी ज़िले में लगाना होगा। अगर उसी ज़िले में पद रिक्त नहीं है तो फिर प्रकरण निदेशक को भेजना है। यहाँ पर क्वेश्चन 6 और 7 में देखा गया विद्यालय में माननीय न्यायालय स्थगन के उपरांत कार्मिकों के पुनः कार्य ग्रहण करने पर एवं वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज करते हुए विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर अधिशेष किस कार्मिक को माना जाएगा। तो माननीय न्यायालय के प्रकरण में प्रकरण निस्तारण हो चुका है, सामान्य प्रक्रिया से समायोजन किया जाना है और निस्तारण हो चुका है तो सामान्य प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आरंभिक शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 के तहत सीधे ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में पद स्थापन किए जाने के कारण उन्हें अधिशेष किया जाना है अथवा नहीं। अभी 2022 की भर्ती में बहुत सारे शिक्षक आए हैं और वो प्रारंभिक शिक्षा के हैं और उन्हें माध्यमिक शिक्षा में लगा दिया गया, क्या उन्हें अधिशेष माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया जिनका पद स्थापन रिक्त पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों द्वारा किया गया है ऐसे किसी भी कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, इनको तो ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी कार्मिक हैं वो अधिशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त व विभाग राजस्थान सरकार की SRT क्रमांक FDI 2 कार्मिक विभाग के अनुसार 25/5/2022 की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश किया जाता है। उक्त टिप्पणी में अंकित है कि मंत्रालयिक संवर्ग के उपरोक्त अनुसार सर्जित पदों में से पूर्व में ही यदि किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सर्जित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सर्जित माना जाएगा तथा जैसे जैसे पदोन्नति सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होगा अस्थायी रूप से सर्जित पद स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का अधिशेष माना जाए या नहीं, ये पहले के आदेश के अनुसार है। तो मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया है कि अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग के इस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए, अर्थात ये जो है वो ही पालना होगी कि उनको अधिशेष न माना जाए। उनको अस्थायी पद है वो जहाँ फिर वो पद विरुद्ध लगे हैं या उनका पद रिक्त हो चुका है तो वह अस्थायी रूप से वो पद स्वीकृत माना जाएगा और वो जैसे ही उनका पदोन्नति और सेवानिवृत्ति या अन्य कोई ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि 31/3/2015 तक बनी हुई हैं 6.3 की सूची हैं वो आगे निर्धारित नहीं किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा। तो अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना है, इसके अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं करनी है। दूसरा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए दोस्तों कि यहाँ पर उच्च प्राथमिक से सीधे ही 9 कर्मोन्नत महात्मा गांधी विद्यालय बनाए गए हैं। उनमें अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से 6 आरंभ हुई है। उसमें महात्मा गांधी विद्यालयों के मानानुसार कई वरिष्ठ अध्यापक या शारीरिक शिक्षक पद नहीं है, लेकिन उसमें प्रारंभिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे तो क्या वो वरिष्ठ अध्यापक व शारीरिक शिक्षक वहाँ से अधिशेष मानकर हटाए जाएंगे? तो वो हटाए नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पूर्व में कार्यरत कार्मिक तभी अधिशेष होगा जब उस पद पर चयनित कार्मिक कार्य ग्रहण करता है। वर्तमान में कोई अधिशेष नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि ये जो 14/6/2009 जो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए दिशा निर्देश आए उसके तहत ये कार्रवाई करनी है, तो तब तक अधिशेष नहीं माने जाएंगे जब तक कोई चयनित कार्मिक वहाँ पर नहीं आए। और यहाँ पर 11 नंबर बिंदु दे रखा है कि 9 कर्मोन्नत विद्यालय में कार्यरत आरंभिक सेटअप के कार्यरत समस्त कार्मिक अधिशेष होंगे या नहीं। यानी 9 कर्मोन्नत विद्यालयों में कार्यरत आरंभिक सेटअप के कार्य जैसे 1 से 12 हो गए और वो 1 से 8 तक था तो वो 1 से 8 तक के क्या सभी वो कार्मिक हैं वो क्या अधिशेष माने जाएंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है।
ये दिशा निर्देश 14/11/24 के अनुसार ही इनकी पहचान करनी है और उसका समायोजन करना है। वो भी आगे बता रखा है कि कैसे करना है, अर्थात उनमें अपने को पद अगर स्वीकृत नहीं है तो भी उनको पद स्वीकृत संख्या के आधार पर मानते हुए उनको अधिशेष नहीं माने, और पद से ज़्यादा अगर कार्मिक हैं स्वीकृति के अनुसार तो उनको अधिशेष मानना है। ये आगे इसमें बता रखा है। यहाँ पर दूसरा ये बताया गया है कि कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का निदान किस आधार पर किया जाना है। शासन के पत्र 30/4/15 के अनुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक हेतु पदों का निदान अलग अलग है। वर्तमान में राज्य में माध्यमिक के स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में IFMS द्वारा पदों की स्वीकृति अधिकतर विद्यालयों में माध्यमिक के अनुसार L2 विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का पद है। उच्च माध्यमिक के अनुसार अधिकांश कला, संकाय, सामाजिक, हिंदी व अंग्रेजी का पद है। इसके अनुसार अधिशेष मानना है। तो इसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि IFMS और शाला दर्पण पर स्वीकृत पद है उसी अनुसार कार्य किया जाना है। पुनः गणना या पुनर्निर्धारण का कार्य नहीं किया जाना है दोस्तों। और 13 नंबर क्वेश्चन भी है, न्यायालय प्रकरण में अगर कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कोर्ट स्टे ले रखा हो तो उसके स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक को अधिशेष मानकर समायोजन किया जाना है। हाँ, तो ये जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्पष्ट है कि कार्मिकों की पहचान विद्युत संख्या सेकंड 9 के अनुसार किया जाना है। उसमें आदेश माननीय न्यायालय के अंतिम आदेशों के अध्याधीन किए जाएंगे। न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाए तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पद स्थापित शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष मानना है, यानी उसको न्यायिक प्रकरण से स्टे मानना है, उसको अपन छोड़ दें और उसके बाद में अधिशेष की गणना अपन को करनी। यहाँ पर बिंदु संख्या 14 भी महत्वपूर्ण है। विद्यालय में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद स्वीकृत है लेकिन चयन प्रक्रिया में पद नहीं भरा गया है। उक्त विद्यालय में प्रबोधक शारीरिक शिक्षक कार्यरत है तो क्या उसे बिंदु संख्या 2 में किसी बिंदु 1 से या 8 के अनुसार कार्रवाई किया जाना है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट लिख रखा है कि संख्या सेकंड स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिंदु संख्या 8 के अनुसार आरंभिक शिक्षा को सपुर्द करना है, तो इसे आरंभिक शिक्षा को दिया जाना है। तो बिंदु संख्या सेकंड 8 में क्या लिख रखा है वो है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पद स्थापित कार्मिक यथा जैसे वरिष्ठ प्रबोधक है या प्रबोधक है या वरिष्ठ शिक्षा कार्मिक है या शिक्षा कार्मिक है या पंचायत शिक्षक है या कनिष्ठ शिक्षक है या पैरा टीचर है या ट्रेनी टीचर है इत्यादि अगर माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत हैं तो उन्हें जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं और उनके पद विद्यालय में नहीं हो रहे हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। ये सारे के सारे अधिशेष माने जाएंगे अगर इनकी नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय में है साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर ये भी बहुत सारे विद्यालयों में देखने को मिला है कि जिन नवकर्मोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृत हो गए हैं वहाँ पर सीधा ही काउंसलिंग के द्वारा या अन्य के द्वारा वो वहाँ पर पद भर दिया गया है, जबकि उस विद्यालय में भी पहले से 1 से 8 तक जैसे L1 का एक कार्मिक कार्यरत था, L1 का कार्यरत था उसे अधिशेष मान लिया गया और वो जैसे ही पद स्वीकृत हुआ तो निदेशालय से अन्य द्वारा वहाँ पर दूसरा कार्मिक भेज दिया गया। तो अब उस पद पर एक तो वो उस विद्यालय का कार्मिक जो कि अधिशेष माना गया है पद स्वीकृत किए बिना, और दूसरा नए को लगा दिया गया अभी भर्ती में। तो इसमें किसको मतलब बाहर भेजा जाए इनमें से, तो जो कनिष्ठ होगा उसको बाहर भेजा जाएगा, यानी जो नया अभी लगाया गया है उसको अपने को अधिशेष मानते हुए अन्य जगह लगाया जाना होगा और जो पुराना है उसको वहीं भी अपने को जो पुराने शिक्षक हैं उनको वहीं पर अपने को रखना होगा। तो ये इसमें देखो क्लियर कर रखा है कि पूर्व में कार्यरत कार्मिक जो कि स्वीकृत के बाद नवीन पद स्थापन में लगा दिए गए हैं कनिष्ठ को अधिशेष माना जाना है, माध्यमिक में लगाया जाना है, सामान्य प्रक्रिया से ही समायोजन किया जाना है। तो ये सही है। महात्मा गांधी विद्यालयों में इस सत्र में 6 कक्षा संचालित हो गई है और हिंदी माध्यम से अध्यापक वहाँ पर कार्यरत है। तो महात्मा गांधी विद्यालयों से चयनित कार्मिक अगर अधिशेष हो जाता है तो इस सत्र की 6 कक्षा संचालित विद्यालयों में हिंदी माध्यम के कार्यरत जो अध्यापक के स्थान पर लगा सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। और ऐसा करने से हिंदी माध्यम का अध्यापक अधिशेष होगा। तो इसमें स्पष्ट कह रखा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर महात्मा गांधी विद्यालय में चयनित
स्पष्ट अधिशेष को अन्य महात्मा गांधी विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर लगाना है, यानी खाली होना चाहिए, उसी रिक्त पद पर लगाना है। यदि पूरे जिले में ही स्पष्ट रिक्त पद नहीं होने पर हिंदी माध्यम विद्यालय में लगाया जाना है, हिंदी माध्यम विद्यालय में लगाया जाना है, किंतु अंग्रेजी से हिंदी माध्यम में परिवर्तन हेतु किए गए आदेशों को कार्योत्तर स्वीकृति निदेशालय से ली जानी होगी। यदि उक्त अधिशेष कार्मिक अंग्रेजी माध्यम में चयन से पदस्थापन से पूर्व अन्य जिले में कार्यरत था तो ऐसे प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करने होंगे। अगर अन्य जिले में पहले से कार्यरत था, पहले अंग्रेजी माध्यम में चयनित होने से पहले, और फिर वो अधिशेष होता है, तो इसके आदेश हैं वो निदेशालय को प्रकरण बना के भेजना होगा। उसी प्रकार 17 नंबर बिंदु पे अंग्रेजी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के सफल संचालन हेतु निदेशालय अध्यापक ग्रेड 3 व लेवल 1 को साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर पद स्थापित किया गया था। बजट घोषणा के क्रियान्वयन की पालना में महिला एवं बाल विकास विभाग के शिक्षा विभाग को एनटीटी सपुर्द किए जाने पर एनटीटी के पदस्थापन के पश्चात समस्त अधिशेष चयनित कार्मिकों का समायोजन हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इसमें भी यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं कि अधिशेष समायोजन के निर्देशों के बिंदु संख्या सेकंड स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिंदु 3 के अनुसार कार्रवाई की जानी है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु संचालित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। जो पहले से थे उनको अधिशेष माना जाएगा। तो ये महात्मा गांधी के निर्देश हैं 16, 17 और ये 18 के बारे में देखो दोस्तों। कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु पदों का मानदंड आदेश दिनांक 30/4/15 के बिंदु संख्या 1.1.1 के अनुसार किया जाना है या सही आदेश के बिंदु संख्या 6.1 और 6.2 के द्वारा किया जाना है। मार्गदर्शन करने की कृपा करें। यदि 1.1 के अनुसार पद स्वीकृत माना जाए तो कोई वरिष्ठ का पद कम होने के कारण अधिशेष होता है तो उक्त के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर ये स्पष्ट मार्गदर्शन आपको दे रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर में सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर कर्मोन्नत हुए विद्यालय उन पर 1.11 के अनुसार व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत होने पर 6.1 के अनुसार किया जाना है, जो कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 30/4/2015 में स्पष्ट रूप से निर्देशित है। यानी दोस्तों कि 8th से अगर सीधा 12वीं में हुआ है, अगर कोई विद्यालय कर्मोन्नत, तो उसमें इसके जो कार्मिकों के स्वीकृत पद हैं वो देखने हैं, वो 1.1 के अनुसार देखने हैं। और अगर कोई ऐसा है कि विद्यालय 10th से सीधा 12th में हुआ है तो उसमें 30/4/5 को जो नियम दे रखे थे उसमें नियम संख्या 6.1 के अनुसार पद स्वीकृत करने हैं। तो ये आप यहाँ उस नियम 30.4 में जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार 19 नंबर बिंदु देखें तो पृष्ठ संख्या 2 में वर्णित निर्देश 3rd बिंदु संख्या 4 के अनुसार 6(3)D के तहत जिन अध्यापकों की कार्रवाई हो चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेना है, जबकि इस क्रम में बिंदु संख्या 5 के तहत राजस्थान शिक्षा नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत जिन अध्यापकों की कार्रवाई नहीं हुई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष माना जाएगा। ये यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं वापिस कि माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य सभी कार्मिकों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में ही समायोजित करना है, चाहे उसकी 6(3) की कार्रवाई नहीं हुई हो। माध्यमिक शिक्षा में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में ही उन्हें प्राथमिक शिक्षा में लौटाना है, वरना उनको हो सके तब तक माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही उनकी समायोजन करना है। तो ये स्पष्ट निर्देश यहाँ पर देते हुए विषय में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि जो नई भर्ती हुई थी 2023 में उनका लेवल 1 और 2 के कुछ कार्मिकों का जो यूपीएस से 12th तक कर्मोन्नत हुई थी, उसमें जब पद स्वीकृत हुए थे ऐसे में
उसमें जो पद स्वीकृत हुए थे उन पदों पर नियुक्ति कर दी गई कुछ कार्मिकों की लेवल फर्स्ट और सेकंड की नई भर्ती के तहत, जबकि वहाँ पर पहले से कार्मिक थे उनको अधिशेष मान लिया गया। अब इस नियम के तहत जो पहले से लगे हुए कार्मिक थे उनका समायोजन ही यहाँ पर होगा, और जो नई भर्ती में जो लगे हैं वहाँ पर जो नई क्रमोन्नत विद्यालय में हैं वो नई भर्ती वाले सारे अधिशेष हो जाएंगे, क्योंकि कनिष्ठ हमेशा हटेगा, ये पहले ही नियम दे रखा है। तो कनिष्ठ को हटाया जाएगा, तो कनिष्ठ वही हो गया जो कि नई भर्ती 2023 से पदस्थापित हुआ है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अगर अपन 21 नंबर नियम में देखें, यहाँ पर एक प्रकरण हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि नव क्रमोन्नत विद्यालयों में 32 शारीरिक शिक्षक अध्यापक कार्यरत है नव क्रमोन्नत विद्यालयों में, और उनमें से 2015 के परिपत्र के अनुसार शारीरिक शिक्षक सेकंड और शारीरिक शिक्षक फर्स्ट ग्रेड के बनते हैं। जिले में कुल 25 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर अध्यापक के पद रिक्त हैं, यानी 25 ही रिक्त हैं, और टोटल शारीरिक पद रिक्त तो 25 हैं और टोटल शारीरिक शिक्षक 32 हैं, तो 7 हैं वो अधिशेष हो गए, 7 शारीरिक शिक्षक नव क्रमोन्नत विद्यालयों में 7 अधिशेष हो गए। तो अब इनका पदस्थापन कहाँ हो, तो इनका पदस्थापन या तो आप नव क्रमोन्नत यहाँ पर दे रखा है कि नव क्रमोन्नत विद्यालय में 30/4/2015 के परिपत्र के अनुसार पद स्वीकृत माना जाना है, और उसके बावजूद भी अगर अधिशेष रहते हैं तो इसका प्रकरण निदेशालय भेजना पड़ेगा बनाकर अपन को। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि नव क्रमोन्नत विद्यालयों में आरंभिक शिक्षा के लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के ऐसे शिक्षक जिनका समायोजन उसी विद्यालय में किया जाना संभव नहीं होने पर क्या उन्हें माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालय में लगाया जाना है अथवा आरंभिक शिक्षा को लौटा जाना है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दूसरे माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं वहाँ पर लगाना होगा, और अगर कहीं भी अपने ब्लॉक में या अपने स्कूल ग्राम पंचायत में या जिले में अगर पद खाली नहीं है तब उनको प्रारंभिक शिक्षा में देना है, ये पहले ही बताया जा चुका है। फिर है 23 नंबर, माननीय उच्च न्यायालय स्थगन द्वारा कार्मिकों के जिन कार्मिकों का स्थगन पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर दिए कर नए स्थानांतरण आदेश परिपत्र करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ऐसी स्थिति में अधिशेष घोषित किया जाना है। तो प्रकरण के अनुसार सामान्य प्रक्रिया का करना है, ये पहले ही चर्चा हो चुकी है दोस्तों। फिर 25 यहाँ पर 25 नंबर बिंदु है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि पद विरुद्ध पद स्थापित कार्मिकों को अधिशेष की श्रेणी में रखा जाना है या नहीं। तो जो भी पद विरुद्ध है दोस्तों उनको अधिशेष श्रेणी में नहीं रखा जाना है, जिनका वेतन अन्यत्र कहीं बनता है वही कार्मिक है वो मतलब अधिशेष होंगे। यदि किसी कार्मिक में शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है, यानी अगर पद विरुद्ध है लेकिन सक्षम आदेशों द्वारा पदस्थापित है तो वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। जिनका वेतन अन्य विद्यालय या पद से आहरित हो रहा है वही शिक्षक अधिशेष माने जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि टीपीएस से नॉन टीपीएस क्षेत्र में पद विद्युत समायोजित किए गए हैं, चूंकि वर्तमान में पद अधिक रिक्त नहीं होने से समायोजन का दुरुस्त पद स्थापन होने पर न्यायालय प्रकरण बन सकता है। तो वही आंसर है कि अगर शिक्षक स्वीकृत सक्षम आदेशों के पद स्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाए, और अगर वेतन दूसरी जगह बन रहा है तो ही उन्हें अधिशेष माना जाए। और 27 नंबर है कि विधवा परित्यक्ता और गंभीर बीमारी कार्मिक अधिशेष होने पर क्या किया जाना है। यदि कनिष्ठ होने के कारण अधिशेष होने वाला कार्मिक स्वयं विशिष्ट श्रेणी जैसे विधवा परित्यक्ता, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से विकलांग या गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, हार्ट बाईपास सर्जरी होने की स्थिति में उन्हें यथावत रखते हुए शेष में से कनिष्ठ शिक्षक कार्मिक को अधिशेष माना जाए, अर्थात उसको छोड़ दिया जाए और शेष शिक्षक हैं उनमें से उनकी गिनती करनी जाए। मान लो कहीं पर 5 शिक्षक लगे हुए हैं, उसमें से एक ये गंभीर बीमारी से कार्यरत है तो उस एक को छोड़ दिया जाए, और 4 में से कौन कनिष्ठ होगा उसको अधिशेष मान लिया जाए। तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेशों का है वो समझाया गया है उस विषय में। उस विषय का सार मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आगे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले नए ऑनलाइन वीडियो के साथ।